हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद एमएच। और आज की लेक्चर में हम आपके लिए न्यूक्लियर फिजिक्स का एक नया टॉपिक रेडियो एक्टिविटी के नाम से लेकर आए हैं। तो देखते हैं रेडियो एक्टिविटी से क्या मतलब है। इसकी डिफिनीशन इधर लिखी गई है। द स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन ऑफ हेवियर एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 82 इनटू लाइटर एलिमेंट्स along with the emission of three types of particle called alpha, beta and gamma. Such a phenomena is called radioactivity. तो ये थी रेडियो एक्टिविटी की डिफिनीशन। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं कि ये वाकई में क्या चीज़ है। डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी, इस फिनोमिना को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, इस बात को देखते हैं। द फिनोमिना वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय फ्रेंच साइंटिस्ट हेनरी बेक्यूल इन 1896. He took pure specimen of uranium salt and exposed to sunlight. He found that some radiation were emitted by uranium salt. He examined that same phenomena in the absence of sunlight occurs. He finally concluded that some elements emit radiation without any external help, and the elements were called radioactive elements as they are active for radiation without external expenditure of energy. ठीक है, तो देखें, ये एक साइंटिस्ट था, ये कुछ रिसर्च कर रहा था और वो कुछ क्या था, वो था एक्सरे पर ये रिसर्च कर रहा था। 1896 की बात है। तो जब ये एक्सरे पर रिसर्च कर रहा था तो इसने एक एलिमेंट ले लिया और उस एलिमेंट का साल्ट ले लिया। वो एलिमेंट था यूरेनियम। ठीक है, तो उस यूरेनियम एलिमेंट साल्ट को जब उसने धूप के आगे रखा और कुछ फोटोग्राफिक प्लेट रखे तो ये यूरेनियम साल्ट कुछ रेडिएशन एमिट कर रहे थे। ठीक है, फोटोग्राफिक प्लेट पर जब वो लग रहे थे तो वहाँ पर कुछ दाग से बन रहे थे, धब्बे से बन रहे थे। तो उसको पता चला कि यूरेनियम साल्ट इन द प्रेजेंट ऑफ सनलाइट इमिट्स सम रेडिएशंस। ठीक है, लेकिन जब एक्सपेरिमेंट उसने ख़त्म किया और यूरेनियम को अंदर अपने लैब में यानी कि साए में लेकर गया, ठीक है, जहाँ पर धूप नहीं थी, तो उसने वो जो फोटोग्राफिक प्लेट और यूरेनियम था उसको साथ रखा होगा। ठीक है, तो जब वो आया नेक्स्ट टाइम अपनी लैब को तो उसने देखा फोटोग्राफिक प्लेट पर फिर भी कुछ डॉट से पड़े हुए थे, मतलब इस पर कुछ रेडिएशन लग गए थे। ठीक है, तो वो हैरान रह गया कि जब सूरज के सामने तो था तो वहाँ से तो एक बात समझ में आ रही थी कि बाहर से एनर्जी मिल रही थी और एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन से शायद यूरेनियम के सॉल्ट में कुछ एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा हो जिससे रेडिएशन निकल रहे हो और फोटोग्राफिक प्लेट पर लग रहे हो। तो सूरज की रोशनी में तो ये बात समझ में आ रही थी, लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट ये बात उसको चौंका देने वाली बात थी। ठीक है, तो उसने कुछ और भी रिसर्च किया, इसके ऊपर कुछ काम किया और उसने फाइनली ये कंक्लूड किया कि कुछ एलिमेंट ऐसे भी है जो रेडियो एक्टिव होता है, मतलब रेडिएशन को एमिट करने के लिए एक्टिव होता है विदाउट एक्सपेंडिशन ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी। तो उसने इसे फिनोमिना को नाम दे दिया रेडियो एक्टिविटी। क्या नाम दे दिया? रेडियो एक्टिविटी। जब उसने ये बात लिखी होगी पेपर में या किसी साइंटिस्ट को बताई होगी, जब साइंटिस्ट के कम्युनिटी में इस तरह की बात चली जाती है, कोई नया ऑब्जर्वेशन सामने आ जाता है तो वो उस पर ख़ुद काम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, मतलब वो उससे पूछते हैं आपने कौन से एक्सपेरिमेंट अपरेटस लिए थे, तो उसने कहा होगा कि मैंने साल्ट या यूरेनियम का फोटोग्राफिक प्लेट, तो वहाँ से मैंने कुछ रेडिएशन डिटेक्ट किए क्योंकि वो रिसर्च कर रहा था एक्सरे के ऊपर, तो इसलिए रेडिएशन का वर्ड्स उसने यूज़ किया था। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, क्योंकि हमने इधर इसको डिफाइन किया है 3 टाइप्स ऑफ पार्टिकल अल्फ़ा, बीटा एंड गैमा। अब उसकी डिस्कवरी के वक्त यानी कि रेडियो एक्टिविटी फिनोमेना की डिस्कवरी के वक्त अब इसको अल्फ़ा, बीटा और गामा का पता नहीं था कि ये 3 टाइप्स के पार्टिकल एमिट हो रहे हैं, रेडिएशन एमिट हो रहा है। ये तो बाद में फिर पता चला। ठीक है, तो बाद वाली बात इस डिफिनीशन में लिखी गई है, लेकिन सबको हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो देखें, डिस्कवरी ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड बीटा पार्टिकल, जब इस सेम एक्सपेरिमेंट पर रदरफोर्ड ने, मेरे ख्याल से इधर लिखा भी होगा, रदरफोर्ड ने कुछ एक्सपेरिमेंट किया, कुछ इसके ऊपर रिसर्च किया, तो उसने ये पाया कि ये रेडिएशन एक जैसे नहीं होते, यहाँ पर कुछ अल्फ़ा पार्टिकल भी होते हैं और बीटा पार्टिकल भी होते हैं। आफ्टर डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट रदरफोर्ड शो दैट द इमिटेड पार्टिकल्स वर अल्फ़ा एंड बीटा विद द डिफरेंट पेनिट्रेटिंग पावर्स। तो रदरफोर्ड ने इसमें इतना काम किया।
अच्छा, तो रदरफोर्ड ने ये कहा कि अल्फ़ा और बीटा पार्टिकल ठीक है, लेकिन डिफिनीशन में गामा पार्टिकल की भी बात है या गामा रेडिएशन की भी बात है। ठीक है, पार्टिकल और रेडिएशन को मैं मिक्स कर रहा हूँ, उसकी वजह ये है कि दोनों पार्टिकल का नेचर भी शो कर रहे हैं और रेडिएशन का भी। तो आपने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा होगा। ठीक है, इस बात को आप अगर मिक्स आप मुझसे हो रहा है तो आपने माइंड नहीं करना, और एक ही बात है, डुअल नेचर होता है इन दोनों के साथ। इन 1909, ठीक है, इन 1909 Willard showed that radioactive particles are not only emitted। इन 1909 विलर्ड एक साइंटिस्ट थे, उसने कहा रदरफोर्ड भाई तुम्हारी बात ठीक है, सिर्फ अल्फ़ा और बीटा पार्टिकल नहीं, लेकिन निकल रहे हैं यहाँ से एक और भी रेडिएशन निकल रही है, एक और भी पार्टिकल निकल रहा है जिसको हम गैमा रेज कहेंगे। ठीक है, ही फाउंड दैट द इमिटेड पार्टिकल, और उसने इसका पता कैसे लगाया, क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल जो है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड उसको डिफ्लेक्ट कर सकता है, और बीटा के ऊपर नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव, तो उसको भी मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्ट कर सकता है। लेकिन ये गामा रेज जो थे ये ऐसे रेज थे जिसको मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहा था। ठीक है, तो ही फाउंड दैट द इमिटेड पार्टिकल आर रेडिएशन व्हेन पासिस थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड perpendicular to the direction of radiation. It were found that alpha particle were deflected by magnetic field one side and beta particle are deflected by magnetic field other side, and gamma ray are not deflected by magnetic। तो जो डिफ्लेक्ट नहीं हो रहे थे उसने उसको कहा कि न्यूट्रल रे और गैमा रेज उसको कहा, और अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल के ऊपर क्या था, कुछ चार्जेस थे। तो ये डिस्कवरी बाद में फिर हो गई थी। ठीक है, तो इस तरह रेडियो एक्टिविटी वाला जो फिनोमेना था सबसे पहले हेनरी बेक्यूर ने, उसके बाद रदरफोर्ड ने उस पर काम किया, उसके बाद अल्फ़ा पार्टिकल बीटा पार्टिकल की शक्ल में, उसके बाद विलर्ड ने गामा रेस के बारे में कहा। लेकिन आप देखें डिस्कवरी ऑफ अदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, सिर्फ यूरेनियम से के साथ ये बात जुड़ी नहीं थी, ये कुछ और एलिमेंट्स की भी ये प्रॉपर्टी थी। ठीक है, तो उसको इन और एलिमेंट को किसने डिस्कवर किया था, इसको देखते हैं। एज बेक्यूल एक्सीडेंटली डिस्कवर रेडियो एक्टिविटी बाय यूरेनियम। देखें, कहा था कि बेक्यूल जो था वो तो सर्च कर रहा था किस चीज़ के ऊपर, एक्सरे के ऊपर सर्च कर रहा था, वो इस चीज़ पर सर्च नहीं कर रहा था, उसको एक्सीडेंटली ये चीज़ देखने को मिला, रेडियो एक्टिविटी बाय यूरेनियम। व्हेन ही वाज डूइंग रिसर्च ऑन एक्सरे ही कंटिन्यूड फॉर हिज रिसर्च एंड पास द इन्वेस्टिगेशन रेडियो एक्टिविटी टू हिज रिसर्च स्टूडेंट। देखें, उसने अपने रिसर्च पर काम जारी रखा, उसने कहा अगरचे मुझे एक नई चीज़ देखने को मिली है लेकिन मैं अपना टाइम इस पर ख़राब नहीं कर रहा, सिरे से इस पर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा, रिसर्च नहीं कर रहा, मैं अपने काम से काम रखता हूँ, अलबत्ता मेरे स्टूडेंट है वो इस पे काम करेंगे। ठीक है, और उसके स्टूडेंट थी, उसका जो एक स्टूडेंट लड़की थी, मेरी क्यूरी उसका नाम था। ठीक है, विद इन 2 ईयर, 2 साल के बाद ऑफ द डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी, विद इन 2 ईयर मेरी क्यूरी एंड हर हस्बैंड Perry and had discovered other substance for radioactivity including 2 new elements, radium and polonium. Becquerel and Curie were awarded Nobel Prize in 1903। देखें, तो उसने ये नया जो फिनोमेना था इसको क्या किया, इसकी इन्वेस्टिगेशन अपनी स्टूडेंट के हवाले की कि भाई तुम इस पे काम करो, मैं अपने काम पे काम जारी रखता हूँ। तो उन्होंने क्या किया था, वो ऐसे वैसे स्टूडेंट नहीं थे, वफादार स्टूडेंट थे, उसने अपने उस्ताद की बात मान ली, और वो और उसका खाविन, मेरी क्यूरी का खाविन जो हस्बैंड था, वो दोनों मिलकर 2 ही साल के अंदर उन्होंने रेडियो एक्टिव और यूरेनियम के अलावा और भी एलिमेंट्स इजाद किए जिसमें से रेडियम और पोलोनियम था। ठीक है, इस इन्वेंशंस के ऊपर, इस डिस्कवरीज़ के ऊपर बेक्यूल को और मेरी क्यूरी को और उसके हस्बैंड को 1903 में नोबेल प्राइज़ भी फिर मिल गया था। ठीक है, ये तो चलो हमने पढ़ लिया, रेडियो एक्टिविटी हो रही है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वो तो हमने चलो देख लिया। रदरफोर्ड ने कहा अल्फ़ा और बीटा, विलर्ड ने कहा गामा। ठीक है, और फिर बाद में भी यूरेनियम जो थे, यूरेनियम के अलावा जो और एलिमेंट थे वो डिस्कवर किए गए। जहन में एक क्वेश्चन आना चाहिए और वो ये है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये जो कुछ एलिमेंट है, कुछ एलिमेंट, सब नहीं, कुछ एलिमेंट जो है ये रेडियो एक्टिविटी वाला फेनामेना क्यों शो कर रहा है, रेडिएशन क्यों एमिट हो रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, ये सवाल जहन में आना चाहिए। ठीक है, तो इस सवाल को मैंने इधर लिखा है, वाई रेडियो एक्टिविटी अकर्स। देखें, डिफिनीशन में लिखा था द स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियाई हैविंग एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 82। तो ये उस बात को शो कर रहा है। एज फॉर
atomic number greater than 82 there are two forces active every time in the nucleus। न्यूक्लियस को आपको पता है कि न्यूक्लियस किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है, और वो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और हर वक्त वहाँ पर दो फोर्सेस बरसरे पैकार होती है, मतलब हर वक्त एक्ट कर रही होती है, ठीक है, अपना अपना काम कर रही होती है। एक को हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड कूलम्बिक रिपल्सिव फोर्स इन द प्रोटॉन प्रोटॉन पेयर। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और एक कूलम्बिक प्रोटॉन के दरमियान जो रिपल्शन होता है वो। द फैक्ट इज दैट द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स आर वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स एंड कूलम्बिक फोर्स आर कंपेरेटिवली लॉन्ग रेंज फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स वो है जो इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को उन न्यूक्लियस के अंदर जोड़ा रखने में कामयाब होती है, वो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और रिपल्सिव फोर्स वो है जो प्रोटॉन सेम चार्जेस है तो इनके दरमियान कूलम के मुताबिक रिपल्सिव फोर्स है, ठीक है। तो ये एक दूसरे के ऊपर रिपल्सिव फोर्स, तो इसको इकट्ठा रखने में और ये जो है अब खुद को जुदा रखने में मसरूफ़ हैं, ठीक है। ये प्रोटॉन और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इनको इकट्ठा रखने में, इसलिए इसको स्ट्रॉन्ग कहते हैं क्योंकि ये कूलम्बिक से स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। द फैक्ट इज दैट द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स आर वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स एंड कूलम्बिक फोर्स आर कंपेरेटिवली लॉन्ग रेंज फोर्स। ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है इसका जो लिमिट है ना, लिमिट, ठीक है, इसका जो दायरा-ए-कार है वो महदूद होता है, मतलब बहुत कम होता है, ठीक है। और जो कूलम्बिक फोर्स है, कूलम्बिक फोर्स जो है प्रोटॉन के दरमियान, वो कंपेरेटिवली इससे लॉन्ग रेंज होता है, मतलब उसका इफेक्ट यहाँ तक आप देख सकते हैं, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का इफेक्ट यहाँ तक, ठीक है, कंपेयर। ये एक रफ सा एग्जांपल है समझने के लिए। सो फॉर ग्रेटर एटॉमिक नंबर Z ग्रेटर देन 82 देयर आर मोर प्रोटॉन्स अवेलेबल फॉर द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन विच मेक द न्यूक्लियस अनस्टेबल एंड दस फॉर मेंटेनिंग स्टेबिलिटी दैट द न्यूक्लियर emits some particle and energy thus radioactivity occurs। देखें तो अब देखें प्रोटॉन के दरमियान इत्तिफाक नहीं है, एक साथ नहीं बैठ सकते, तो जब एक दूसरे को धकेलते हैं, रिपल करते हैं तो अनस्टेबिलिटी तो क्रिएट होगी। अब सिस्टम जो होता है, ये पूरा न्यूक्लियस है, ये एक सिस्टम है और कायनात में हर सिस्टम जो है स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहा है। तो जब न्यूक्लियस के अंदर अनस्टेबिलिटी आ जाती है तो स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए ये न्यूक्लियस जो है कुछ प्रोटॉन को कुछ न्यूट्रॉन को इन द फॉर्म ऑफ लाइटर न्यूक्लियाई एमिट करता है, मतलब वो बड़ी जो न्यूक्लियाई थी वो डिसइंटीग्रेट हो गई। क्या हो गई? डिसइंटीग्रेट हो गई छोटी न्यूक्लियाई में, और इसके साथ साथ एनर्जी भी एमिट करता है और रेडिएशन अल्फा बीटा और गामा की शक्ल में। तो इससे जो वो पहला अनस्टेबल न्यूक्लियस था वो स्टेबिलिटी की तरफ क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, ठीक है, या स्टेबिलिटी गेन कर लेता है। तो इसी तरह स्टेबिलिटी गेन हो जाती है और कुछ एनर्जी हमें मिल जाती है, अल्फा बीटा और गामा रेडिएशन मिल जाते हैं। ये इधर रफ से डायग्राम में मैंने शो किया है कि एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज़्यादा थे, स्टार रिप्रेजेंट कर रहा है कि अनस्टेबल न्यूक्लियाई है जिसका एटॉमिक नंबर 82 से बड़ा है। ये अनस्टेबल जब ये स्टेबिलिटी गेन करेगा तो ये न्यूक्लियाई छोटी न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब यहाँ से एक छोटी न्यूक्लियाई हमें मिल जाएगी, इसके कंपैरिजन में इससे वो छोटी होगी और साथ में अल्फ़ा या बीटा या गैमा पार्टिकल हमें मिलेगा और साथ में कुछ एनर्जी मिलेगी, ठीक है। तो ये है रेडियो एक्टिविटी के बारे में कुछ थोड़ा सा इंफॉर्मेशन और इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड, बेक्यूल, रदरफोर्ड, विलर्ड और इन लोगों की सर्चिंग की रोशनी में। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सप्लेन करेंगे कि जब एक न्यूक्लियाई से अल्फ़ा एमिट होता है, अल्फ़ा सिर्फ अल्फ़ा पार्टिकल एमिट होता है तो उस न्यूक्लियाई पे क्या फ़र्क पड़ता है और ये अल्फ़ा क्या चीज़ है, और इसी तरह बीटा और बीटा डिसइंटीग्रेशन या बीटा डीके के टाइप्स, और इस तरह गैमा को भी, और उससे नेक्स्ट लेक्चर में शायद हम इस चीज़ पे काम करें, लेकिन ये आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है, यानी कि सेकंड ईयर का हिस्सा नहीं है, लेकिन खैर बीएससी में इसको पढ़ाया जाता है। तो बीएससी वालों के लिए इस क्यू एनर्जी की इक्वेशन को भी हम डिराइव करने वाले हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल, अपने पेरेंट का ख्याल और अपने इस छोटे से यूट्यूब चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।